Bismillahirrahmanirrahim. Organic Chemistry, CHM 2031, OBS second year student in summer session by Ms. Faroza Omar. Our today's topic is about aromaticity, and aromaticity basically related to the resonance. That was the previous topic. The objective of today's lecture is to establish the concept of aromaticity and hyperconjugation that includes the Huckel rule and phenomena of hyperconjugation, stability of cations. And after the lecture, student will be able to identify the aromatic compound and to identify the stability of carbocations or carbocations. Introduction. First of all, in initial ages, जो वर्ड एरोमेटिक है, एरोमेटिक को हम कहा जाता है जैसे लाइक अरोमा, अरोमा का मतलब है कि प्लीजेंट स्मेल। तो जो पुराने ज़माने में अर्ली केमिस्ट जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड यूज़ करते थे उन कंपाउंड के लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए जिनसे एक अच्छी महक आती थी, एक अरोमा, प्लीजिंग अरोमा आता था। आफ्टर सर्चेस इट वाज फाउंड दैट कि ये कंपाउंड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें से अरोमा आता है या महक आ रही होती है, उनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है। अब जो कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एरोमेटिक कंपाउंड की जो रूल्स हैं उसके रिस्पेक्ट से कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिनके अंदर ऑर्डर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, लाइक एस्प्रिन है, लेकिन वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है अब वो चेंज हो चुकी है, एंड जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस आज के लेक्चर में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड बेसिकली एरोमेटिक रिंग बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के अंदर इम्पॉर्टेंटली मौजूद होते हैं। मोस्टली बायोलॉजिकल जो कंपाउंड्स हैं या ड्रग्स के अंदर जो कंपाउंड इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो इसलिए हमें एरोमेटिक कंपाउंड को जानना और उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, criteria for aromaticity. Now, for criteria of aromaticity, कौन से कंपाउंड को हम कहेंगे कि वो हमारे एरोमेटिक हैं और किन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। सो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड मौजूद है। जस्ट लाइक रेजोनेंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जो क्राइटेरिया है एरोमेटिक होने का वो क्या है कि उसके अंदर अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो अबव एंड बिलो प्लेन। लाइक अगर आप बेंजीन की एग्जांपल लें तो इन बेंजीन के अंदर अबव एंड बिलो हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है। एंड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के लिए जो बेसिकली जो हमारे पास कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस का स्ट्रक्चर या रेजोनेंस का मैकेनिज्म होता है अल्कीन के अंदर, कि उसके अंदर पी ऑर्बिटल की प्रेजेंस हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। लाइक दिस पी ऑर्बिटल आर हेयर। सो पी ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। लाइक कि जितने भी हमारे पास कार्बन एटम है वो सारे के सारे क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं हो बल्कि sp2 हाइब्रिडाइज हो, ताकि उनके अंदर एक पी ऑर्बिटल मौजूद है और पी ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहे हैं। नाउ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। सो जो क्राइटेरिया है नाउ बिकम कि जो मॉलिक्यूल है मस्ट बी साइक्लिक हो, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव अ पाई ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अगर प्लेनर नहीं होगा तो ये जो पी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके हमारा बॉन्ड नहीं बना सकेंगे, इसलिए उसको प्लेनर होना चाहिए। अगर बेंजीन प्लेनर ना हो, साइक्लोहेक्सेन की तरह ये चेयर फॉर्म में मौजूद हो, तो ये हमारे पास इसके अंदर रेजोनेंस इसकी या इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी।
नाउ हक्कल रूल, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करना चाहें तो एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। हक्कल रूल स्टेट करता है कि जितने भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद हो, लाइक कि जितने भी हमारे पास कार्बन एटम है वो साइकिल के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्या ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद है, और जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको 4n+2 होना चाहिए। लाइक दिस कि 4n+2 रूल भी कहलाता है, ये हक्कल रूल कहलाता है। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एन यहाँ पर जो है वो एन जो है वो कोई सिंगल नंबर है, लाइक वो 0 1 2 3 होल नंबर, हमारे पास एन जो है वो एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल कोई भी सिंगल रिंग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर क्योंकि अगर प्लेनर नहीं होगा तो हमारे पास पी बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेट नहीं कर सकेंगे। सो प्लेनर स्ट्रक्चर मोनोसाइक्लिक है और उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर मौजूद हों वो कितने होने चाहिए, 2 6 12 10 14 और 18 या उससे ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ कार्बन की रिस्पेक्ट से। अगर हम कह देंगे n इज़ 1 देन 4 n इज़ 0 देन 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n 1 होगा तो 6 पाई होंगे, n 2 होगा तो 12 होंगे। इसी रिस्पेक्ट से आप नंबर होल नंबर बढ़ाते जाएंगे और हमारे पास जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो ये तमाम पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी में चेक करना चाह रहे हैं कि ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं तो उसको हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर को हमारा प्लेनर होना चाहिए और सेकेंड के वो मोनोसाइक्लिक है। हालांकि कुछ डाईसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी ऐसे होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं क्योंकि उसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है और वो एरोमेटिक रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। Now here for example we have cyclopentadiene। ये साइक्लोपेंटाडाइईन है, ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं मौजूद, यहाँ पे बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए एंड ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है एंड सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हियर है एंड 2 आर हियर, that is number of pi electrons are 4 and for our aromatic compound there must be 2 or 6 pi electrons should be there for aromatic. Now here we have a cyclopentadienyl cation। now cation है, cation की प्रेजेंस की वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या है empty p ऑर्बिटल मौजूद है। नाउ दिस एम्प्टी पी ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। नाउ ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन अब यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस तो पॉसिबल है। रेजोनेंस किस तरह से पॉसिबल है कि ये पॉजिटिव चार्ज हमारा शिफ्ट कर जाए इस पॉइंट के ऊपर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाए क्योंकि पी और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। कब, जब हमारा ये डबल बॉन्ड यहाँ इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाए, देन ये डबल बॉन्ड हमारा क्या कर सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है एंड पॉजिटिव चार्ज हमारा डिफरेंट पॉइंट पे शिफ्ट हो सकता है, जस्ट लाइक हेयर। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो मौजूद हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर हमारे पास एरोमेटिक नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास ओनली 4 हैं जो कि ऊपर वाले केस के अंदर थे। तो अगर 4 हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसका मतलब है कि ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता।
इसी तरीके से थर्ड कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। अब एनाइन मौजूद है, दैट मीन्स कि इस कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज मौजूद है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होनी चाहिए। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट से, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो लोन पेयर है वो क्या कर सकता है, वो एज अ p जो p इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो सकता है, वो क्या कर सकता है, p ऑर्बिटल से वो शिफ्ट कर सकता है अपना लोन पेयर यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, लाइक दिस। जब लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हमारा ये इस पॉइंट इस पोजीशन पे आ गया एंड लोन पेयर हमारा इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसी तरीके से ये लोन पेयर अपना बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है इस पॉइंट पर, डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड जो है ये इस पोजीशन पे इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, एज अ लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन एटम के ऊपर एज अ लोन पेयर। तो ये हमारे पास क्या है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर है पेंटाडाइन के। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं। दैट मीन्स कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन जो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज के लिए भी इसी तरीके से मौजूद है, लेकिन रेजोनेंस है इसके अंदर, लेकिन ये हमारा एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नाउ अदर हेट्रो एलिमेंट अगर हमारे साइकिल के अंदर मौजूद है, जरूरी नहीं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइक्लिक कार्बन एटम का साइकिल हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद है हमारे रिंग के अंदर। सो एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग हमारे पास मौजूद है। इन हाइड्रोसाइक्लिक रिंग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, देयर आर 4 सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 is lone pair. This lone pair, it is just like cyclopentadienyl एनाइन, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन मौजूद है एंड ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और यहाँ पे ये तमाम के तमाम p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं या एक रेजोनेंस हाइब्राइड बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 हैं। सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन एज अ हेट्रो एलिमेंट मौजूद है और ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, एक ये और एक ये। अगर ये लोन पेयर, लेकिन अगर इसकी आप पोजीशन देखें इस लोन पेयर की, sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर मौजूद है एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आउट ऑफ द रिंग है। और p ऑर्बिटल जो है ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है जो कि p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है और वो जो है रिंग की रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, एनुलिन। ऐसे मोनोसाइकिल जिनके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हो उनको एनुलिन कहा जाता है। नाउ एनुलिन में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन ऐसे एनुलिन जिनके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनको एंटी एरोमेटिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड इसके अंदर 4, अगर आप काउंट करें 2 4 6 8, 8 का मतलब है कि अगर n हमारे पास 2 होगा दैट मीन्स 4 2 ज़ा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन जो है हमारे पास, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सो हियर नंबर ऑफ pi electrons are 14. It is following 4n+2 rule
अगर हमारे पास n क्या हो, अगर n 3 हो, that means हमारे पास 4 3 12 and plus 2 that is 14. It is an aromatic compound. If n is 4, again it is not aromatic. and 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 4 16 plus 2 that is 18. So 16 is actually following the 4n rule, that means it is an anti-aromatic. Again 18 is an aniline, that is aromatic because it is following the 4n plus 2 rule. Now the second topic of today's lecture is about hyperconjugation. Hyperconjugation हमारे पास delocalization of electrons को ही शो कर रहा होता है, लेकिन delocalization यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है बल्कि सिग्मा ऑर्बिटल्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की delocalization है। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स delocalize किस तरीके से हो सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, लाइक दिस is an carbon and hydrogen sigma bond. So hyperconjugation basically happen by overlap of a sigma orbital with an empty orbital, empty p orbital के अंदर, या सिग्मा ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है, दैट इज द हाइपरकॉन्जुगेशन। हाइपरकॉन्जुगेशन हो सकती है सिर्फ तब जब ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड के डायरेक्टली लिंक्ड हो उसी कार्बन एटम के साथ या उसी पी ऑर्बिटल के साथ, उस एलिमेंट के साथ जिसके पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम देखें कि कार्बन एंड अगेन दिस इज एन कार्बन, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है सिग्मा स्टार ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास जब भी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मौजूद होते हैं तो ये हमारे पास इसका एक का सिग्मा बॉन्ड दूसरे के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइपरकॉन्जुगेशन, दैट इज फॉर द स्टेबलाइजेशन। Now here if we see, this is an carbocation, tertiary carbocation is present and here carbon has been a positive charge, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कार्बोकेशन या कार्बोकैटाइन कहते हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को किस तरीके से ओवरकम किया जाता है, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए से ओवरकम किया जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो सकती है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन तब होगी जब हमारे पास जो इसके बिल्कुल उस कार्बन एटम के बिल्कुल रिलेटेड जो हमारे पास कार्बन है, लाइक दिस कार्बन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है ये कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं 1 2 3। ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोकेशन या कार्बोकैटाइन। यहाँ पर इस कार्बन एटम के जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली इसका जो पी ऑर्बिटल मौजूद है उस पी ऑर्बिटल के अंदर फिल्ड अप करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे जो ये चार्ज है वो पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है ओवरऑल द मॉलिक्यूल एंड वो स्टेबलाइज पार्शियली इसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स। अब अगर सेकेंडरी कार्बन की बात की जाए तो सेकेंडरी कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो जो इस सेकेंडरी कार्बन को स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय डोनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं वो 3 एंड दीज आर 3, सो दीज आर 6। लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर देयर आर 9 bonds are present that can stabilize the positive charge. So tertiary carbocations are more stable than the secondary carbocation, and
primary carbocation, here are only 3 sigma bonds are present for hyperconjugation to stabilize the carbon cation, their primary carbocation. So primary carbocation are the least stable than the secondary and tertiary carbocation. So these are the relative stability of the carbocations. So methyl cations that has only 3 hydrogen element and there is no hyperconjugation possible for this methyl cation. Here in primary carbocation, these are can contribute for the for hyperconjugation to stabilize the positive charge. Here in secondary carbocation, there are 2 alkyl groups are present to stabilize the positive charge, and in tertiary carbocation, there are 3 alkyl groups are present to stabilize the car carbocation, tertiary carbocation by hyperconjugation. So these are the relative stabilities of carbocations. These are the references. So thank you so much for the lecture today.